अब अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे 520 का जो बचा हुआ पार्ट है ना। मॉड्यूल है क्या? हाँ, ऐसा कर ले, पहले सिक्स्थ पढ़ ले फिर इसको पढ़ लेंगे। नहीं मतलब है तो एक ही स्टैंडर्ड 520, मतलब ज्यादा नहीं है। हम्म, कितने पेजेस हैं मॉड्यूल के हिसाब से? 14 ज्यादा ही। बस इतना ही। ये तो टेस्ट वो है ना, क्वेश्चन। यही चल रहा है। हाँ, ये एनालिटिकल प्रोसीजर ही तो है। चलो ठीक है, एक बार इसे कर लेते हैं, अगर कुछ बचा तो फिर नोट से कर लेंगे, है ना। चलो, स्कोप ऑफ 520। 520 addresses the auditor's utilization of analytical procedures, ठीक है, as substantive procedure and as concluding procedure towards the end of the audit। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। जब हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते हैं, ठीक है, तब लगाते हैं ऐसे 520, है ना, मतलब सब्सटैंटिव की तरह। और एक इसको लगाते हैं एंड में, पूरा ऑडिट ऑडिट एकदम कंक्लूड कर रहे होते हैं ना, तब एनालिटिकल में सारे रेशियोज वगैरह देख लेते हैं कि भैया हमने कुछ चेंज कराया या कुछ भी। तो एक बार लास्ट में देख लेते हैं कि किसी में कोई डेविएशन अनयूजुअल तो नहीं। लास्ट में क्या करते हैं अपन लोग, जैसे पिछले साल के तो करंट ईयर के फिगर रख लिए, और एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाते थे हम लोग कि डिफरेंस का परसेंटेज बताना। पूरा ट्रायल बैलेंस रखा पिछले साल का, इस साल का बैलेंस रखे, और हमने डिफरेंस में लगा दिया परसेंटेज। और उसमें देख रहे हैं 10%, 5%, 4%, 3%, है ना। इतना आ रहा 50%। हमने कहा हाँ ये तो देख लिया था, ये तो देख लिया था, इसे समझ आ रहा है। तो हमने जितने भी अनयूजुअल डिफरेंसेस देखे, उनका हमने क्या किया, उनकी अपनी ऑडिट ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच कर लिया। ये वैसे तो सब्सटैंटिव और एंड में भी लगा हुआ है, एक हम लोग इसको लगाते थे स्टार्टिंग में भी, प्लान बनाते समय। कैसे कि भाई जिसमें भी अनयूजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको हमने अपने प्लान में विशेष क्या दे दिया, दर्जा दे दिया कि भैया इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है क्या बन रहा हूँ? क्लियर है? बाकी बुक में सब्सटैंटिव प्रोसीजर और उसके हिसाब से लिखा हुआ है ना। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस वाले स्टैंडर्ड के? pertinent and dependable audit evidence clearly when employing substantive analytical procedures। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूल में लिखा है क्या? ऑब्जेक्टिव की मॉड्यूल में लिखा है पर्टिनेंट एंड डिपेंडेबल। नहीं नहीं, ये होगा मॉड्यूल से बनेंगे। चलो ठीक है, देख लेंगे, चलो। और ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है। तो डिजाइन एंड एग्जीक्यूट एनालिटिकल प्रोसीजर एट द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, ठीक है। ये वही है ना, जब सब्सटैंटिव लगा रहे हैं तब, जब कंक्लूड कर रहे हैं तब। एनालिटिकल प्रोसीजर जो वो दो जगह आपको हेल्प कर रहा है बेसिकली, ओवरऑल कंक्लूजन के टाइम पे, और रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की वो बढ़ जाती है, सब्सटैंटिव कंफर्मेशन सा देते हैं ना कि हाँ हाँ, ये इसमें अनयूजुअल भी नहीं है, इसके वाउचर भी चेक हो गए, तो हाँ इसमें कुछ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। बोलो, आ गया ये समझ में? ठीक है ना। अब
तो ओवरऑल कंक्लूजन के टाइप पे इसलिए देखते हैं कि भैया एक बार हमको ये समझना चाहिए कि जिस जिसमें डिफरेंस है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वही है कि नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इधर उधर जा रहा है, क्या होता है ना, शुरू में बहुत चीजें मुझे पता नहीं है जब मैं ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूँ कि इनकी सेल्स क्या है, परचेज क्या है। ऑडिट खत्म होते होते तक क्या होता है कि मुझे इस साल के फाइनेंशियल्स का 100% पता है। अब जब मैं इसको देखूंगा परसेंटेजेस को तो मेरे दिमाग में एक अलग व्यू है। समझ रहे हैं कि इनने इतना स्टॉक करके क्यों रख लिया। अरे सर इसकी तो कोई नीड नहीं थी। मैं बेसिकली बिजनेस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ। मुझे बिजनेस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये नहीं चेक करना कि आप कितनी एफिशिएंटली अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं इंटरनल ऑडिट थोड़ी कर रहा हूँ। बट वो जो अनयूजुअल अगर जाएगा, इलॉजिकल अगर चीज जाएगी, तो दैट कुड बी अ मिस स्टेटमेंट। अगर कोई चीज एकदम इलॉजिकल हो रही है तो हो सकता है कि वो हो ही ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से मैं एंड में अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच कर लेता हूँ। अच्छा, अब है पर्पस एंड टाइम। ठीक है, तो देखो यही है सबसे मेन। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं? रीजनेबलनेस। समझ आ रहा है? देखो हम लोग, मेरा मान लो कि इतना टोटल फर्नीचर है मेरे पास। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे रिपेयर का खर्चा 2 लाख है साल का। बताओ क्या लग रहा है? नहीं हो सकता। क्यों? उतने में तो आ जाएंगी ये टेबल्स। समझ आ रही है बात? तो 2 लाख का आपका साल का रिपेयर का खर्चा, मतलब तुमको कुछ नहीं पता फाइनेंशियल, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि ये अमाउंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनरीजनेबल है। एनालिटिकल प्रोसीजर आपने बाय डिफॉल्ट इसमें क्या लगाया? एनालिटिकल प्रोसीजर। सब लोग समझे इस बात को कि नहीं समझे? अरे समझ कि बाय डिफॉल्ट आप क्या लगाते रहते हो? एनालिटिकल प्रोसीजर। आप जब भी किसी से कोई बात कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, इसका मतलब आपने क्या लगाया वहां पर? एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आप कंपैरिजन कर रहे हो मतलब कि आप एनालिटिकल लगा रहे हो। ठीक है ना? तो एनालिटिकल प्रोसीजर से कंपैरिजन और रिलेशनशिप पता लगते हैं टू इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंट। मैं देखो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से मेरे को ओवरऑल लेजर के बारे में पता लग रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टीओडी छोड़ दूं। नहीं आ रहा समझ? 12,000 रेंट बनता है, तो इंटू 12 करके मैंने देखा कि हाँ लेजर में 1,44,000 आ रहा है। अरे सर इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं चेक ही ना करूँ अग्रीमेंट या जो भी चीजें, वो जो मेरे को करना है वो तो मैं करूंगा ही ना। अरे सर अच्छा, कुछ अकाउंट्स में प्रिडिक्टेबिलिटी होती है लेकिन कुछ अकाउंट्स में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। सारे लेजर एक तरीके से चेक नहीं हो सकते। समझ रहे? ये रेंट या ये जो जो भी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं इनका तो एनालिटिकल आसानी से लग सकता है, बट अब रिपेयर है या किसी और चीज का एनालिटिकल फिर सीधे सीधे ऐसे इजीली नहीं लग सकता। और कुछ कुछ चीजों पे तो एनालिटिकल प्रोसीजर का लगेगा ही नहीं मतलब। अरे सर जो अनयूजुअल, मैंने एकदम नया कुछ वेंचर आउट किया, इसमें तो कोई वो वाली बात ही नहीं है। इसका कहाँ से एनालिटिकल लगा लूं? कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया, कुछ नया मैंने खर्चा किया। क्लियर है ना? अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन, कंपेयरिंग करंट बैलेंसेस विद प्राइर। ये मैंने बताया था कि आप लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, प्रायर पीरियड है ना। और नहीं ये नहीं था, एग्जाम्पल्स हैं है ना। रिकंसाइलिंग फिजिकल एसेट बैलेंस विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फिजिकल एसेट बैलेंस और अकाउंटिंग को, हर एंटिटी को ना लीगली कंपनीज वगैरह को एक फिक्स एसेट रजिस्टर बनाना होता है। उस फिक्स एसेट रजिस्टर में ना सारी एंट्री करनी होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फिक्स एसेट जो है वो रखा हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, फिजिकल फिक्स एसेट्स में वो भी हो सकते हैं जो बुक्स के हिसाब से राइट ऑफ हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जीरो लग चुका है, पूरा लग चुका है, लेकिन अभी भी वो एसेट क्या है? यूज में। लेकिन फिर तो उनका वो होगा ना, नहीं नहीं, अरे मतलब अगर करेगी एंटिटी तब होगा ना, मतलब उस पर डिपेंड करेगा। नहीं तो अगर नहीं किया है तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अरे समझ में? ठीक है ना? अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ग्रांट है या कुछ भी है तो उसमें तो वैसे भी नॉमिनल वैल्यू पे ही दिखते हैं ना फिर। तो
पॉइंट समझो। पॉइंट है कि फिजिकल में ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हैं? और फिजिकल में इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन नहीं है। मैं फिजिकल देख रहा हूँ, मैं वैल्यू देख रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट मैच नहीं हो रही, यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिकल लगाना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। आया समझ में कि भैया इतने हैं तो इतनी वैल्यू हो रही है कि लगभग ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो बन रहा है फर्नीचर के हिसाब से ग्रॉस ब्लॉक, मशीनरी का ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, वो टोटल वैल्यू बता रहा है। बट मेरे को अकाउंटिंग से तुमको ये समझ में आ रहा है कि कितनी मशीनें हैं इनके पास? नहीं आ रहा समझ में? ऑप्शन दिख रहा है कि भैया इनके पास 2 करोड़ की मशीन है, ठीक है? और जब मैं फिक्स एसेट रजिस्टर देख रहा हूँ तो ऐसा पता चल रहा है कि 2 मशीनें हैं इनके पास कुल। अब 2 मशीन है तो फिर उनकी वैल्यू 1-1 करोड़ होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना? ठीक है, चलो कंफर्मिंग बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, ठीक है? बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल, इसमें पता क्या देखते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, खैर मैं वो 5th चैप्टर की बात करने लग जाऊंगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें ना एजिंग शेड्यूल देखते हैं। एजिंग शेड्यूल बताया था एक बार, कितने पुराने डेटर्स हैं, मतलब डेटर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो ऐसा होता है कि टोटल 1 करोड़ के डेटर है, तो 6 महीने पुराने कितने हैं? अरे सर 2 महीने पुराने कितने हैं? 3 महीने पुराने कितने हैं? 1 साल पुराने कितने हैं? तो जितने ज्यादा पुराने होंगे उस पर हम क्या बनवाएंगे? प्रोविजन। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भैया वो बैड डेटर तुम जबरदस्ती बस डेटर में दिखाया पड़े हो बैलेंस शीट में। आ रहा है समझ में? फिर रिकनसाइलिंग द आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस को रिकनसाइल कर लो। तो इनमें से एक्चुअली ना इन्होंने ये नहीं दिया कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज जिससे कि मैं इसका एनालिटिकल वगैरह लगा सकता हूँ। ऐसे एग्जांपल में तो कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस और एरर्स इन अकाउंट्स, ठीक है? ये नोट्स भी नीचे है ना? 520 में ओवरऑल जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से ओवरऑल ये काय के लिए गाइड करता है? सब्सटैंटिव और कंक्लूडिंग, है ना? इसमें हम रीजनेबलनेस देखते हैं, ठीक है, थ्रू कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, ठीक है? ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई anomalies and errors in the financial statement contributing to the overall effectiveness of the audit process, ठीक है ना? अब एग्जांपल देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंपैरिजन। अच्छा ये इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, है ना? मुझे लगता है ये मॉड्यूल में भी कवर्ड होंगे, हाँ, ये अलग अलग आइटम, है ना? चलो देखो, है ना? अगर रेशो कम हो गया तो हम चेक करेंगे भैया ये तो लफड़ा है। खरा है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन कैसे हो सकता है? तो एक्शन, ऑर्डर नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर टू डिटरमिन पोटेंशियल कॉजेस सच एज इन्वेंटरी पिल्फरेज। इन्वेंटरी पिल्फरेज मतलब बिल्कुल सही आ रहा है समझ? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स मतलब सेल बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है ना? आप अगर सेल्स जबरदस्ती बढ़ाओगे तो आपके मार्जिन में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और मार्जिन जनरली चेंज नहीं होता। आप समझो, मिस स्टेटमेंट पता करने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? एंटिटी ने बिल इन और वो सब बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर ने मेरे को बोला कि यार कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है। चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ सेल विदाउट करस्पॉन्डिंग सेल्स प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स चेंज हुई नहीं, कॉस्ट बढ़ गई, तभी तो मार्जिन गिर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन आपका कम हो रहा है, समझ गए? है ना? तो ये बोल रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को कैसे कैसे आप करोगे। ऐसा रिसीवेबल्स में देखो कैसे लगाओगे। अच्छा ये दे दिया इन लोगों ने, ऑटो वेरीफाई सन्ड्री अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस थ्रू स्टेटमेंट कंफर्मेशन। देखो इसको तो कंफर्मेशन से ही कर रहे हैं अपन, है ना? ऐसे 505 और ना, इससे अपने को डिस्क्रिपेंसी पता लग जाएंगी, जैसे कि फेलियर टू डेबिट अकाउंट फॉर गुड्स सप्लाइड और नॉन एडजस्टमेंट ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है? मतलब
कुछ नहीं बोल रहा, मतलब इसमें कोई एनालिटिकल प्रोसीजर वाली कुछ खास बात नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि कॉन्फर्मेशन बनाओ और कॉन्फर्मेशन से क्या कर लो, कंपेयर। तो हो सकता है कि कोई एंट्री लगेगी, तो इसमें कुछ खास नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इन्वेंट्रीज है ना, ईयर एंड की इन्वेंट्री, एक्सेसेस और शॉर्टेजेस। ठीक है, अब इन्वेंट्री का तो क्या ही बोला है, ऐसे 501 में कितना कुछ अपन लोगों ने वैसे भी पढ़ लिया, आ रहा है समझ में, है ना। इसमें डिस्क्रिपेंसी की कॉजेस, कि भैया कोई मिस अप्रोप्रिएशन है या एरनियस रिक्विजिशन एंट्रीज है, आ रहा है समझ में, फालतू में एक्सेस ना हो गई और शॉर्ट ना हो गई। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसको आप किससे कंपेयर करोगे, मैं ग्रॉसली बोल रहा हूँ कि उसके इन्वेस्टमेंट या उसके अमाउंट देख लो कि कितना है ना। और ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग वगैरह को, है ना, कलेक्टेड इंटरेस्ट और उससे कंपेयर कर लो, मतलब ईयर एंड में होंगे उसके बाद रिसीव हो, क्योंकि मैं तो ऑडिट करने 31 मार्च के बाद ही जा रहा हूँ ना। ठीक है, फिर डिटेक्ट्स एनी मिस्टेक्स इन इनकम एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। तो ओवरऑल टेस्ट एक्सटेंड टू कंपेयर ट्रेडिंग रिजल्ट्स बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। ये प्योर उसका है एनालिटिकल प्रोसीजर का, कि भैया हमने एक फर्म के एक्सपेंसेस इनकम जो भी है वो दूसरी फर्म से कंपेयर कर लिए, और इंट्रा मतलब एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर कर लिए, खर्चे को दूसरे से कर लिया, सेल्स को परचेज से कंपेयर, वो एक एनालिसिस बना लिया कि भैया सेल्स इतनी तो परचेज कितनी होनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सब चीजें इसमें आ जाएंगी। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरिएशंस इन प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स एंड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। अनयूजुअल वेरिएशंस जो है वो इससे पता लग जाता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी विद सिमिलर एंटिटीज, सिंपल है, आप अपने पीएनएल का स्टेटमेंट जो है वो दूसरे से कंपेयर करके, सिर्फ सेल्स नहीं सारे एक्सपेंसेस और वो सब भी आप कर सकते हो। अलग होने में कोई बुराई नहीं है, आ रहा है समझ में, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, बट देयर हैज टू बी अ रीजन टू इट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना। भाई मैं, मेरी मशीन में रिपेयर का ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, और अगले की मशीन में कम हो रहा है, इससे सस्पेशन रेज होता है। पर पॉइंट समझो, मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को एक छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो हर टाइम बुला लेता हूँ उस बंदे को, अरे सर ठीक है, तो मैं इसके आसपास का वो एरिया भी बना रहा हूँ, मैं इसमें साफ सफाई भी कराता रहता हूँ, ऑयलिंग ग्रीसिंग भी इसमें रेगुलर कराते रहता हूँ, तो मेरा रिपेयर का खर्चा ज्यादा हो सकता है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्लियर है क्या, है ना। चलो, तो these examples illustrate how analytical procedures are applied in auditing to detect anomalies. Anomalies का पता किससे लगता है, analytical procedures से, and errors, ठीक है। By comparing data, account, reconciling balances and examining trends, ये trends वगैरह जो है ये क्या है, analytical procedure का पार्ट है। Auditor can uncover discrepancy, investigate potential causes, ठीक है। चलो, ये क्या है, देखो, प्रीवियस पीरियड से कंपेयर कर लिए, सिंपल है ये तो, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लिया, एक्सपेंस रेशियो मतलब इतनी इनकम हुई तो इतना खर्चा हो रहा है, तो इस बार कितना हो रहा है वो कर लिया, है ना। कंपैरिजन किससे, ये प्रीवियस ईयर से ही हो रहा है, ठीक है ना। अब एबनॉर्मल चेंजेस इन कॉस्ट, ऐसे नहीं है कि आपकी कॉस्ट में चेंज नहीं हो सकता, एबनॉर्मल आपको किससे दिखेगा, एनालिटिकल से। एनालिटिकल में अगर कोई भी परसेंटेज मेरा बहुत अनयूजुअल दिखा कि ये खर्चा भैया एकदम से भाग क्यों गया, ये एकदम से ये कम कैसे हो गया, तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू मैं क्या वेरीफाई कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस वगैरह, है ना। जैसे वेरीफाई इंपोर्टेड गुड्स कॉस्ट फ्रॉम ड्यूटी पेड, समझ में आ रहा है। पता है क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे अपन ने लीगल एक्सपेंसेस का पढ़ा ना, लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा कि वाउचर देख के क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कोई केस चल रहा होगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ इतने इम्पोर्ट ड्यूटी पे किए, इम्पोर्ट क्या किया तुमने, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, इस तरीके से। और
प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑन द करेक्टनेस ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम एक्सपेंसेस। अच्छा ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ये इसमें क्या है फिर? हाँ ये प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन है, और ये किससे कंपैरिजन है? प्रॉफिट या सेल्स के मुकाबले। ये सब रेशियोज निकालते हैं ना अपन, एक्सपेंस रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो अपन ने देख लिया, एक्सपेंस रेशो टोटल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज टू सेल्स कितना है, अरे सर उसको कंपेयर कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, ये तो सिंपल है। अब टाइम, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो कब लगाते हैं? यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है? पहले ये बता दो, ये मतलब जल्दी से निकलते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, है ना? ठीक है, अब टाइम, तो प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। अभी मैंने बताया आपको कि हम लोग प्लानिंग में भी करते हैं, तो assess and understanding client's business and identifying potential risk areas। मैंने बताया था हम लोग प्लानिंग में भी करते थे। तो हम शुरू में एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके ये देखते थे कि भैया इनका बिजनेस पर्टिकुलरली किन खर्चों पे जोर देता है, उधारी ज्यादा देता है, उधार में ज्यादा खरीदता है, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा लगती है, मतलब एक ओवरऑल बिजनेस का जो ग्रॉस आइडिया है वो किससे लगता है अपने को? सारे रेशोज देख करके। अरे सर किसी किसी एंटिटी का करंट रेशो जानते हैं ना अपन, क्या होता है करंट रेशो? अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? करंट रेशो ज्यादा है मतलब क्या है? अच्छा तो है लेकिन क्या है? कि करंट एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी के मुकाबले। अरे समझ, मतलब कि इनके पास सफिशिएंट है वो करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, बहुत ज्यादा है तो फिर वेस्टेज है, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक मेंटालिटी का इसमें पता लगता है कि भाई एंटिटी कंजर्वेटिव होकर के चलती है, एंटिटी ज्यादा ही डायनामिक है, ज्यादा एग्रेसिवली मूव कर रही है। अरे सर डीएससीआर क्या होता है? रेशो होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एफएम है ना तुम लोगों को अभी, तो उसमें कम आएंगे ना रेशियोज वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकली इसी को देखा जाता है जब कोई लोन दे रहे होते हैं ना एंटिटीज, तो वो ये देखते हैं कि भैया तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है कि तुम अगले आने वाले सालों में हमारी इंस्टॉलमेंट चुका पाओ। डेट सर्विस कवरेज रेशो में बेसिकली हम इंस्टॉलमेंट देखते हैं कि तुम डेट को सर्विस कितना कर पाओगे, तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है, बेसिकली कैश प्रॉफिट का के लिए, इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो क्लियर है, इस तरीके से बहुत सारे रेशियोज से मुझे एक एंटिटी के बारे में पता लगता है कि एक्चुअली तो बहुत ही लोन वाली एंटिटी है। ठीक है, या लिक्विड एसेट्स कितने हैं या कितने कम हैं, उसमें पता चलता है कि कितना लिवरेज पे चल रही है एंटिटी, ज्यादा ही रिस्की चल रही है, बहुत ही एग्रेसिव चल रही है, या कैसे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब देखो, एनालाइज financial and non-financial data to determine NTE of other audit procedure। तो मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई किससे पता लगाता हूँ शुरू में? एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके। ठीक है ना? यूज एनालिटिकल प्रोसीजर टू प्लान द ऑडिट एंड डिसाइड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स नीडेड टू गैदर एविडेंस फॉर स्पेसिफिक अमाउंट अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन क्लासेस। समझ में आ रहा है क्या? फिर टेस्टिंग फेज, है ना? ये मैं कब लगाता हूँ? रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, है ना? एक्शन परफॉर्म डिटेल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू डिटेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट और इनकंसिस्टेंसी। कुछ भी अलग से नहीं, जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऑडिट, उस समय हर चीज में क्या लग रहा है मेरा? एनालिटिकल कि हाँ ये कितना है, रेंट ऐसे कर लिया, अरे ना सर। और लास्ट है क्या? कंप्लीशन फेज, to ensure overall completion on the conclusion on the financial statement consistency with the auditor's understanding of the entity। मतलब अरे अभी तो बताया था, एंड में सारे रेशियोज में दोबारा से देख लूंगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट की और ये जो रेशियोज है ये मैच कर रहे हैं कि नहीं।
मुझे पता है कि हाँ परचेज जो है वो लगभग 40% होती है, 40% का रेशो 45 के पास आ रहा है। हर एक्सपेंस को लेकर के मेरे दिमाग में एक है कि भैया ये 60%, अब किसी को लेकर के था कि मेरा ये, हाँ ये 20% के आसपास होगा। तो जैसे मैंने देखा कि ये 70% आ गया, तो मुझे लगा, अरे ये क्या है, ये कौन सा लेटर। तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ यार, इस वाले लेजर में तो एक एक्स्ट्रा एंट्री थी जो कि इस बार आनी थी, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से मैं एंड में फाइनली एक बार कंक्लूड करने से पहले एक बार और देख लूंगा कि भैया कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ मेरी जो नजरों से रह गया। ठीक है। तो रिव्यू फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर टू कंफर्म रीजनेबलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन। ये पूरे तुम्हारे समरी के पॉइंट ऑफ से दिए हुए हैं। आ रहा है समझ में? से एक बार में पूरे टॉपिक का बोल जाता है लास्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सब्सटैंटिव है ना, वही नाम है और क्या है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब देखो, ठीक है, ऑडिटर ये जजमेंट लगाता है कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो है, ठीक है, अलग अलग लगाने हैं ये दोनों, या कितना जगहों पर क्या लगाने हैं, कॉम्बिनेशन। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क एट द असर्शन लेवल। कुछ नहीं है इसमें, बस ये बोल रहा है कि ऑडिटर जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा ताकि उसको कुछ एविडेंस मिल जाए, ताकि उसका ओवरऑल ऑडिट रिस्क जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, असर्शन लेवल पर भी कम हो जाए। बिल्कुल सही। इंक्वायरी एंड रिलायबिलिटी, ऑडिटर में इंक्वायर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा नीडेड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो, मेरे को नॉन फाइनेंशियल डेटा से भी कंपेयर करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल डेटा भी मेरे मैं मांग सकता हूँ। अरे समझ, क्लाइंट नॉलेजेबल होता है ना, वो वो फिर क्वेश्चन करता है कि क्यों चाहिए ये वाला। अरे समझ, अदरवाइज फिर ऑब्वियसली बात है, जो मुझे डेटा मांगते हैं वो दे देते हैं। और क्यों, अगर वो पूछ रहा है तो भैया हमको ऑडिट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको रिक्वायर्ड है डिटेल। अरे समझ, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं कि हम अपने सारे प्रोसीजर आपको बताते बैठे। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना। रिलेट कर सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ मैं ये चेक कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल। ठीक है ना। चलो, मे यूटिलाइज एनालिटिकल डेटा प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट इफ सेटिस्फाइड विद इट्स प्रिपरेशन। पता है तुमको, बड़ी जितनी भी एंटिटीज होती हैं उसमें एमआईएस बनता है, एमआईएस की रिपोर्ट बनती है। जितनी बड़ी एंटिटी होती है उतने कम टाइम पीरियड का एमआईएस बनता है। मैंने पहले एमआईएस बनता था 6-6 महीने में, मतलब कि हर 6 महीने में मैनेजमेंट को पूरी रिपोर्ट जाती है। देखो, तुम समझो ना, मैंने पहले ही बताया था शायद कि मुकेश अंबानी अपने पूरे बिजनेस को कैसे एनालाइज करता होगा। समरीज होती होंगी, उसका टाइम थोड़ी ना कि वो बैठ करके एक बिजनेस का, तुम एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब भी अगर देखने जाओ कि क्या किया अभी पिछले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सिर्फ एक अकेले बिजनेस का, तो भी 50 चीजें। समझ में आ रही है बात? सोच करके देखो ना, ये टाइम तो उसके पास लिमिटेड ही है ना, सुपरमैन थोड़ी। क्लियर है? पैसे बहुत है, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, तो वो अपने पूरे स्टाफ को लगाएगा। तो इस तरीके से समरी और वो बना करके दो, सारे बिजनेसेस में यही है। तो इतनी बड़ी एंटिटीज की तो हफ्ते हफ्ते की एमआईएस बनती है। ठीक है ना, कि इतना इतना परसेंटेज आपका खर्चा हुआ, इतने इतने परसेंट आपकी इनकम हुई, बाकी पूरा लोअर लेवल मैनेजर्स देखते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? हर छोटी छोटी चीज के लिए उसके पास जाएंगे तो फिर तो पगला जाएगा वो। क्लियर है ना? चलो, अब फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ऊपर वाले पॉइंट में कि एमआईएस है, तो एमआईएस अपने आप में एक एनालिटिकल है पूरा, क्योंकि वो लोग खुद भी बनाते हैं ना कि पिछले साल से कितना हमने कम वो कर लिया, अचीव कर लिया। ये क्लियर है क्या? है ना। चलो, फिर क्या है, तो फैक्टर्स, क्या फैक्टर मैं कंसिडर करूंगा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से पहले? भैया मेरे पास डेटा जो अवेलेबल है वो रिलायबल है या नहीं। क्यों? ये डेटा ही रिलायबल नहीं है तो फिर मैं क्या कंपैरिजन करूं? नहीं आ सकता। सिमिलर एंटिटी कंप्लीट ही नहीं है, ये बात लिखी होगी अभी, इसी से उठाई है। अरे समझ, सिमिलर एंटिटी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ऑडिटेड, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा खर्चा इतना रहा, उसका इतना रहा,
तो क्लाइंट बोल रहा है कि भैया उदय क्या गलत है, उसने कहा ऑडिट ऑडिट कराया। अरे सर हमने अच्छे से बनाया, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, दूसरे से कंपेयर करो तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे से समझ में आ रहा है, तुम भी तो सही हो सकते हो। क्लियर है। फिर डिसएग्रीगेशन, ठीक है, तो रेलेवेंट डेटा चाहिए, ये है ना, ये ध्यान रखना कि ये स्पेसिफिक सवाल है। मैं ये अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। डिग्री ऑफ डेटा डिसएग्रीगेशन इम्पैक्ट्स इट्स यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स। डिसएग्रीगेशन मतलब आपको लमसम डेटा है, आप इसको किसी किसी पार्ट में तोड़ सकते हो क्या, डिसएग्रीगेट कर सकते हो। एग्रीगेट मतलब सारा जुड़ा हुआ, और डिसएग्रीगेशन मतलब कि सेपरेशन, स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर है। तो अगर आप उसको तोड़ सकते हो तब एनालिटिकल आपके लिए ज्यादा बेहतर काम करेगा। अकाउंट टाइप, ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट वाली चीजों के लिए तो ये काम करेगा क्योंकि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है कि हर साल सेम है, लेकिन हो सकता है कि बैलेंस शीट आइटम्स के लिए ये काम ना करे। मेरा लोन था इस साल बहुत सारा चुका दिया, कम हो गया, इसमें क्या एनालिटिकल समझ में रहे। डेटर्स में क्या एनालिटिकल लगता है, डेटर्स में मंथली सेल और मंथली डेटर का जो वो रहता है ना, उसको हम करते हैं, उसको हम लगाते थे एनालिटिकल। मतलब हर महीने का एंडिंग बैलेंस लेकर के पैटर्न बना लिया, क्लोजिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस सीधा कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अरे सर, ठीक है ना, तो इसमें अदर प्रोसीजर्स भी लगेंगे क्योंकि इसमें जजमेंट हो सकता है, ठीक है, एंड द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। फिर क्या है, एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विद अदर अकाउंट्स एंड डिसएग्रीगेशन, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द बैलेंस शीट अकाउंट्स, ठीक है। पूरे स्टैंडर्ड में वही वही बातें जो है वो की गई है ना, ये अगर तुमने समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, सोर्स, ये फोर्थ पॉइंट है, मतलब कहां से डेटा आ रहा है समझ में। सम ट्रांजेक्शन क्लासेस आर मोर प्रिडिक्टेबल क्योंकि वो रूटीन वाले हैं, और कुछ होते हैं नॉन रूटीन। किस पे एनालिटिकल लगाओगे, अबे यार रूटीन पे लगाओगे ना, जो रूटीन है वो प्रिडिक्टेबल होंगे ना, क्योंकि वो हर बार होते ही होते हैं। जो नॉन रूटीन है वो अनयूजुअल है, कभी कभी होते हैं, रेगुलर होते तो वो रूटीन नहीं हो जाते। एनालिटिकल किस पे लगा सकते हो, रूटीन पे ना, ठीक है। और एस्टिमेशन ट्रांजैक्शन है ना, एंड दे आर सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट जजमेंट, मतलब कुछ देख लेता हूँ उसमें इंक्लूडेड होगा, भूल जाऊंगा अभी। इस चीज को सुन लो पहले, ठीक है, कि जो चीजें मैनेजमेंट के जजमेंट पर बेस्ड होती उन पे एनालिटिकल नहीं लगा सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है बात, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका क्या एनालिटिकल है, इसका कोई एनालिटिकल नहीं है कि पिछले साल कितने बैड डेट्स हुए थे तो इस साल कितने होंगे। समझ में आ रही है बात, वो ज्यादा हो सकते हैं वो कम हो सकते हैं, तो इसलिए उस पर नहीं लगता है ना। हाँ, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, रूटीन ट्रांजेक्शन जैसे सेल परचेजेस जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, while significant classes like research and advertisement, ये क्या होगा, मैनेजमेंट का जजमेंट है तो ये कंपेरेबल हो सकता है कि ना हो। ये एग्जांपल अच्छा है ना, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या चल रहा है अपना, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एक है सवाल कि एनालिटिकल क्या होता है, दूसरा है कैसे लगता है, फिर क्या है कि किन पे लगता है, अरे सर, और फिर लगाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके रिजल्ट को एनालाइज कैसे करना है। इंडिपेंडेंटली इसको लगाते हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्लियर। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत सिंपल है, जिन चीजों की प्रिडिक्टेबिलिटी है उसी पर आप क्या कर सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो प्रिडिक्टेबल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल के बीच में एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, या ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीट्स, आ रहा है समझ में, ठीक है ना।
तो प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ असर्शन। जब आप एनालिटिकल लगा रहे हो तब आप कौन सा असर्शन पे काम कर रहे हो? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा किस पे काम करते हैं अपन एनालिटिकल लगाकर? कंप्लीटनेस। रेंट अगर इतने का है, इंटू 12 करके मैं देख रहा हूँ कि लेजर, तो उसमें कोई मिसिंग एंट्री तो नहीं। एनालिटिकल अपने आप में एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मुझे कंप्लीटनेस का अंदाजा लगता है। नहीं तो जितने भी बाकी के जो मेरे प्रोसीजर हैं उससे नॉर्मली मुझे कंप्लीशन वाला नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि मुझे कंप्लीशन का बनता है। अगर मान लो कुछ लेजर्स पोस्ट नहीं किए हैं ना, तो फिर क्या होता है, सॉरी, कुछ लेजर में किसी लेजर में एंट्रीज अगर नहीं आई, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी लग जाती है कि अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। सुनना नहीं कह रहे यार, ये वाला खर्चा कम कैसे किया, कुछ खर्चे रिकॉर्ड होने से रह जाएंगे। इसमें जनरली जब एनालिटिकल लगाते थे ना, तो उनकी वो वाली गलतियां पता लग जाती थी कि दूसरे लेजर में डाल दिए, तो एक लेजर जबरदस्ती का बढ़ा हुआ आ रहा है और एक लेजर कम आ रहा है। तो फिर हम बोलते हैं ये तुमने क्लासिफिकेशन का को चेंज कर दिया, पहले इसको इस साइड में रखते थे, अब इसको साइड में रख रहे। आ रहा है समझ में, है ना? चलो फिर क्या है, substantive analytical procedures are more effective for certain assertion like completeness or valuation than others like right and obligation. Right and obligation नहीं बताता है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या बताता है? कंप्लीटनेस या वैल्यूएशन। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है ना? ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन एड्रेस कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड, ठीक है। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर सारे किस बेसिस पे डिजाइन होते हैं? व्हाट कैन गो रॉन्ग बेसिस पे, है ना? हायर इनहेरेंट रिस्क may necessitate test of detail rather than relying on solely substantive analytical procedure. मतलब आईआर ज्यादा है तो एनालिटिकल प्रोसीजर कम करना है, समझ गए? तो टीओडी ही ज्यादा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इफ, हाँ, if side agreements affecting revenue recognition are identified as significant of fraud risk, relying solely on sales compared to cash receipt may not be appropriate to address the risk. ठीक है? By considering these factors, auditor can determine the suitability and effectiveness of substantive analytical procedures in obtaining audit evidence for different assertions and risk. ठीक है, क्लियर है ना? अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, तुम इसको इस तरीके से देखो बेटा कि तुमको सवालों में क्या क्या आ सकता है। क्यों ऑडिट में सबके सवाल गलत हो जाते हैं, क्यों ऑडिट में नंबर नहीं मिलते हैं? इसका रीजन ये है कि जब सब्सटैंटिव एनालिटिकल वर्ड लिख करके आता है ना, तो सबको लगता है मीनिंग लिखना है, और कैसे लगता है। अब दिक्कत ये है कि अगर उसने टेक्निक्स पूछी तो आपके पास टेक्निक्स को लेकर के सेपरेट आंसर नहीं है। आपके पास आंसर वही है कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सुना तो ये बताना है। समझ में आ रही है बात? और स्टैंडर्ड आंसर में उसके पास ये रखा हुआ है। तो आप समझो कि ये जो चीज है ये किसी और चीज के साथ मैच ही नहीं है। मान लो आपको फैक्टर्स पूछा, तो फैक्टर्स आपके किसी भी और चीज के साथ मैच नहीं। समझ गए हो क्या? क्लियर है ना? और इसलिए ऑडिट टफ लगने लग जाता है, क्योंकि ना इतनी डेप्थ में फिर क्या होता है कि दो चार पॉइंट इंक्लूड करके, और बुक वाले भी क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं कि अरे हाँ ये 3 तो हो गए इसको लेकर के, ठीक है ना? क्योंकि फिर वो ड्यूरेशन बढ़ती है। समझ गए हो क्या? तो मॉड्यूल में बहुत प्रॉपर बाइफरकेटेड है, आपका हर एक टॉपिक एक अलग क्वेश्चन की तरह हो सकता है। क्लियर है ना? चलो, तो ट्रेंड एनालिसिस सबसे कॉमन, अगर एनालिटिकल किसी चीज में लगता है, सबसे कॉमन किसमें लगता है? ट्रेंड एनालिसिस में। भाई ये खर्चा हर साल 10-10% से बढ़ रहा है, सेल्स हर साल 10-10% से बढ़ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो कंपेयर करेंट डेटा विद प्रायर पीरियड, है ना, और ट्रेंड ओवर मल्टीपल पीरियड, helps evaluate if current account balances with historical trends or expected changes. Example, comparing current year salary expenses with those of previous year
to identify unusual increase indicating potential fraudulent payment. भाई मैं सैलरी कंपेयर कर रहा हूँ, फिर एक हम डेटा लेते थे हेड काउंट का. हेड काउंट मतलब होता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अरे सर, तो उसका पूरा डेटा हम एचआर से लेते थे, तो वो हेड काउंट जो है मान लो 1000 का है, वो हो गया 1020. इसका मतलब 20 नए लोग तुमने एम्प्लॉय किए, तो बहुत ऑब्वियस है कि सैलरी का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा. सैलरी का खर्चा नॉर्मली कभी कम नहीं होता, क्योंकि जो इतने प्रॉपर एम्प्लॉयज होते हैं उनका भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता ही. ये क्लियर है क्या? अरे सुनो, फिर क्या है, समझ गए कि नहीं, है ना? इन्फोसिस, वो इन्फोसिस बोल रहा हूँ, जब सत्यम का फ्रॉड हुआ था तो ये भी हुआ था कि उन लोगों ने बोगस एम्प्लॉइज और बोगस आवर्स भी दिखाए थे. हर चीज में थोड़ा थोड़ा सा मैसेज स्टेटमेंट किया था उन्होंने, टोटल मिला करके बहुत हो गया था. क्लियर है? फिर तो रेशियो एनालिसिस. अभी अपन लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं किसकी कर रहे थे, बेसिकली रेशियोज की. एक हो गया ट्रेंड और एक हो गया रेशियो. इन्वेंटरी टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे मेन टूल्स टेक्निक्स हैं किसकी, एनालिटिकल की. मतलब आप ये कर रहे हो ना, तो मतलब आप क्या लगा रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना? तो जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले अकाउंट हैं उनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं अपन, नहीं, रेवेन्यू का एक्सपेंस से कर रहे हैं, और असेट और लायबिलिटी, इसके बीच में कोई भी अगर कनेक्शन है, जैसे कि वही करंट रेशो हो गया, अरे सर, या फिक्स एसेट रेशो हो गया, अरे सर, इनकम एक्सपेंसेस में तो लगते ही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, है ना, ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है, ये देखो, है ना? ठीक है, ठीक. रेशियोज को ओवर द टाइम कंपेयर कर सकते हैं. अच्छा, रीजनेबल टेस्ट, है ना? ट्रेंड, रेशो, रीजनेबल. एक्चुअली में ट्रेंड या रेशो लगा के मैं क्या कर रहा हूं, रीजनेबलनेस ही तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. रीजनेबलनेस तो मेन है, मतलब मेरा टेक्निक ट्रेंड या रेशो कुछ भी हो सकता है. तो मैं ऐसे करता हूँ कि भाई क्लाइंट मेरे पास फाइनेंशियल लेकर के आ रहा है, समझ में आ रहा है, और मैंने कहा बस सेल दिखाना मेरे को, परचेज का ऐसे हाथ रख लेना. तो उसने कहा हाँ ठीक है. मैंने कहा मैं बता, तो मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ. मैंने निकाला कि हाँ देखना ये 50 लाख होगा, निकला 45. मैंने कहा देखा देखा बिल्कुल मैच कर रहा है. तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपने लेवल पर एक अमाउंट निकाला, फिर मैंने क्लाइंट का देखा, और फिर मैंने कंपेयर किया कि मेरे एक्सपेक्टेड में और क्लाइंट के एक्चुअल में क्या डिफरेंस है. वो डिफरेंस कम से कम है तो उतना ज्यादा क्या आ जाएगा, भरोसा. समझ गए ना इस बात? ठीक है ना? तो relies on non-financial data for audit period to assess reasonableness of account balance, particularly applicable to income statement and certain accrual or prepayment account. आप ऑडिट में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा. इसमें थोड़ा बहुत उसको कुछ तो बताना ही था, तो उसने बोल दिया कि हाँ इनकम स्टेटमेंट पे लगा लेना. किसी भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस विद इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू प्रोडक्शन क्वांटिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है. आप प्रोडक्शन को देख रहे हो, आप सेल्स को देख रहे हो, या जो भी है, सॉरी प्रोडक्शन को देख रहे हो, प्रोडक्शन का डेटा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको किस में मिलेगा, फाइनेंशियल्स में. प्रोडक्शन का एक्चुअल प्रोडक्शन का डेटा आपको फिजिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या उससे मिलेगा. समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलो, फिर क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. तो स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा से प्रायर पीरियड के, टू प्रिडिक्ट करंट ईयर अकाउंट बैलेंसेस. ठीक है, कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक्स लगा लो और पिछले साल से कंपेयर कर लो. ठीक है, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. है बात वही. आप लीनियर प्रोग्रामिंग करते थे तो ऐसा ना कि 4 साल बाद, अगर ये पिछले 4 साल से ऐसे चल रहा तो अगले 4 साल बाद क्या होगा, तो अगले 1 साल बाद क्या होगा, तो इस साल ये कितना होना चाहिए पिछले 4 साल के मुकाबले, वो सब एनालिसिस अपन लगा लेते हैं. कुछ नहीं, बस इतना बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स लगा लो. उसका ऑफिशियल नाम क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. कोई बहुत अलग से नहीं है. इन सबसे मैं रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी देख पाता हूँ. ठीक है ना? तो अगर मैं इन सबसे रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी देख पाता हूँ, तो what techniques allow the auditor to assess
रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, है ना, वो टेक्निक्स अंडर एनालिटिकल प्रोसीजर। कई बार ना एग्जाम में ना क्वेश्चंस भी गलत आ जाते हैं, पता है तुमको? नहीं, बोनस नहीं मिलता, ठीक है? क्योंकि मैं बताता हूँ, कई एग्जाम देखे लेकिन एक एग्जाम मुझे पर्टिकुलरली याद है। मई 2013 का जब पेपर आया था, ठीक है, उसमें एक्सटेंट, उसमें ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखने आते थे तीन चार, तो एक लिखा हुआ था एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखो। और मैं, मेरा ऑडिट एक्चुअली में ऐसा है ना कि एक एक वर्ड फ्रेज घुसा हुआ है दिमाग में, समझ रहे हैं? तो मैंने वो पेपर देखते ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन लगना था, वो नहीं लग पाया। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन था, वो पेपर में ही मिसप्रिंट है। और जब सजेस्टेड आंसर आया ना, उसमें वो लिख के आया डॉक्यूमेंटेशन, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन का आंसर। लेकिन तुम पेपर में एक बंदे पे सोचो कि वो क्या चेक कर, क्या क्या लिख के आया होगा। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कितना बड़ा दायरा हो गया, समझ रहे? ठीक है, मैं ऑडिट में 7-8 बार लगातार, मतलब जब तक अपन ने क्लास ली, हाईएस्ट मार्क्स अपनी क्लास पे ही आते थे, चाहे 4 बच्चे बैठे कि 40 बैठे, समझ रहे? और उस अटेम्प्ट में हाईएस्ट जो गए थे ना, वो 67 गए थे, वो भी अपनी क्लास से ही थे, ठीक है? तो लेकिन बहुत ही कम थे, मतलब 67 हाईएस्ट, मतलब 60s में हाईएस्ट आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? उस समय 800 बच्चे देते थे जबलपुर से, समझ आ रहे हैं? ठीक है, चलो। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि उन लोग क्या है ना कि, अब मेरे को ये बात किस लिए ध्यान है, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन उठा करके देते हैं, इस लाइन में ना एनालिटिकल प्रोसीजर वर्ड आ नहीं रहा है। तो अब अगर मैं इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखूं इस क्वेश्चन को, तो फिर ये पूरे ऑडिट में कहीं भी जा सकता है, समझ में आ रहा है? ये कंसिस्टेंसी रीजनेबलनेस के लिए सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ी है, 50 प्रोसीजर है। पर तुमने क्वेश्चन बनाते समय इसको यहां से उठाया और तुमने ऊपर वाला पैच दे दिया आंसर में, पर तुमने ये नहीं नोटिस किया ना कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे सिर्फ एनालिटिकल याद आ रहा है या कुछ भी। तो दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वालों का भी नॉलेज इतना लेवल का नहीं होता कि ये क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से भी छिड़ जाए, तो इसलिए भी नंबर नहीं खींचते ऑडिट, समझ रहे? क्योंकि उनका भी उतना नॉलेज लेवल जो है वो नहीं होता, जो पेपर बना रहे हैं उनका ऑडिट का टेक्निकल, मतलब एकेडमिक लेवल पर नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तुम अच्छे बच्चों को भी नंबर नहीं दे पाओगे फिर कई बार, आ रहा है समझ में? और उसका रीजन क्या होगा? तुम्हारी पेपर बनाने की लापरवाही, जिसको असेस कौन कर सकता है? जिसको पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना? तो हमको इस क्या बोलते हैं इसको, इस कमी के साथ मतलब हमको जीना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसको चेंज अपन कर नहीं सकते हैं, इसके लिए अपने को पहले पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, क्लियर है? तो इसलिए अपन लोग इसके हिसाब से चले कि भैया अपन तो क्लियर कर ही जाए, कुछ भी हो जाए, आ रहा है समझ में? है ना? ठीक, चलो। अब एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव टेस्ट, तो डिटर्मिनिंग सूटेबिलिटी, है ना, क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेबल टू लार्ज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है और प्रेडिक्टेबल है, तो फिर इसको आप लगाओगे। अच्छा, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, शॉर्ट नोट्स में इतना ही लिख करके आ चुका है, और इसका फुल क्वेश्चन भी बन करके आ चुका है, समझ में आ रही है बात? अब तुम देख रहे हो एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर इस हेडिंग की मैं बात करूं एज सब्सटेंटिव टेस्ट, तो ये पूरे स्टैंडर्ड को ही ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में मोस्टली मैं सब्सटेंटिव टेस्ट करता रहता हूँ। ये क्लियर है कि नहीं? अब मेरे लिए ओपन है ना। अब क्या तो फिर चेकर के पास इतना नॉलेज हो, पेपर बनाने के पास, पेपर बनाने वाला अगर बेवकूफ है तो चेकर एटलीस्ट इतना इंटेलिजेंट हो कि जो क्या करे, ये देखे कि भाई बंदे ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, वो किस नॉलेज से लिखा है। नहीं, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आंसर से कंपेयर करते हैं। ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर लोगे,
है ना। तो एप्लीकेबिलिटी टू लार्ज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड प्रेडिक्टेबल और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो ये इस बेस पे है, पूरा एनालिटिकल का रोल किस बेस पे है कि भैया डेटा रिलेटेड है, या डेटा रिलेटेड होता ही है कुछ ना कुछ। अरे समझ नहीं है, रीजनिंग दो, मैं गलत नहीं मान ले रहा हूँ, रीजनिंग सही होगी तो कोई दिक्कत की नहीं। तुम्हारा हो सकता है ना मार्जिन ज्यादा, तुम्हारा हो सकता है मार्जिन कम, आप पॉइंट समझो। वही सेम चीज मान लो, हो सकता है सदर में कोई दुकान है वो ज्यादा में बेच रहा है, और हो सकता है कि सिटी में वही चीज जो है वो कम में बिक रही है। तो सेम प्रोडक्ट के दोनों में मार्जिन डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है क्या, है ना। अब जैसे जारा वारा है या वो H&M, ये सब जो है, ठीक है, इनका मार्जिन कितना होता होगा और एक नॉर्मल एंटिटी का मार्जिन कितना होता होगा, बहुत डिफरेंट है ना। तो आप एक नॉर्मल टेक्सटाइल के उसको, है ना, सीआरएम उसका पता चला जारा से कंपेयर करने लग गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग, पूरी की पूरी अलग स्ट्रैटेजी से चलते हैं, समझ ना रहा है? तो दोनों के मार्जिन अलग अलग होंगे, है ना। अच्छा, अब इफेक्टिवनेस इन डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो कितना इफेक्टिव है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि हम किसी भी लेजर में देख रहे हैं, जैसे रेंट में अगर मान लो कि गलत अमाउंट आया, रेंट में एनालिटिकल बहुत पक्के तौर पर आपको क्या बता देगा कि भैया यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो पूरा पता करो, ठीक है। लेकिन दूसरे बहुत सारे लेजर्स में वो सिर्फ एक हल्के से एस्टिमेट के तौर पर काम करेगा कि यार इसका पता कर लो क्या है कि नहीं। अरे सर इसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं, ज्यादा ही अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अनयूजुअल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, simplicity versus effectiveness. Even simple predictive models can be effective analytical procedures if they accurately estimate significant financial management, ठीक है ना। तो सिंपल, जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीजें लगाओ तभी क्या हो वो इफेक्टिव, सिंपल चीजें भी इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सूटेबल एनालिटिकल प्रोसीजर, अब जैसे कि आप पेरोल कॉस्ट को वो कर रहे हो, हर समझ, तो फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, फिक्स रेट्स है, तो बस मल्टीप्लाई कर लो और देख लो, नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। जो मॉड्यूल में कंटेंट दिया है इस पॉइंट का बहुत अलग सा दिया है, किसमें 8.7 का पूरा पॉइंट बहुत ज्यादा अलग सा दिया है, सिंपलिसिटी से इफेक्टिवनेस की तो लाइन कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं नहीं, ये तो हेडिंग बनाई ना मैंने, एक सेकंड नीचे 8.8 आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8.13 आ गया, 8.8 9 10 11 12 11 बहुत ज्यादा अलग दिया है 8.7 का। अरे अलग होगा ही एक्चुअली में, 8.8 है ये शायद, हाँ ये 8.11 है, 8.8 है ये वाला पॉइंट, ये 8.11 में भी होगा मुझे लग रहा है, देखो ना हेडिंग देखो, डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी तो है, लेकिन जो नीचे के पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स वो 8.8 के लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखो ना इसमें 8.13 है, मतलब मिस तो है ही कुछ ना कुछ, पूरे ही नोट्स अलग से हो गए, देख लेता हूँ। 8.8 के हैं वो जो 4 पॉइंट्स थे ना, 8.7 में जो लिखे हैं वो 8.8 के हैं, और जो जो डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी दिया हुआ है हेडिंग वो 8.7 का है। मॉड्यूल तो किया था ना अपन ने ओपन, सर परसों सेकंड चैप्टर की नोट्स, हाँ वो बन रहे, टाइम लगता है उसको बनने में, नहीं मतलब मैं बना रहा हूँ भाई, लेकिन समझ रहे हो ना वो थोड़ा महंगा काम है।
कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ है? इंटर के लिए अभी वो जो फुल फ्लेज चल रहा है? यार अभी सोचा नहीं है मैंने ऐसा। ये इसमें ठीक है, चलो इसके एक काम करते हैं, जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं अपन, है ना? और वो और अपन कर लेंगे, वैसे भी 8:30 अपने हो ही गए, ठीक है ना? तो इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है? इसके पूरे नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है? एग्जांपल्स में 4 पॉइंट है इसके। ठीक है, वो हो गया है गड़बड़, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, तो अपन ओवर कर लेते हैं अभी, बाकी कल करते हैं, ठीक है?